जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। मेरे चैनल मुफ्त में शिक्षा में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री का 12th चैप्टर, थीम 12, द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। संविधान का निर्माण, ये 12वां अध्याय जो है ये संविधान के निर्माण के बारे में है। सो ये चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो विल स्टार्ट फ्रेंड्स। Indian Constitution, which came into effect on 26 January 26, तो वी नो, है ना, कि 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो अस्तित्व में आया। हैज़ द डूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। तो ये जो हमारा संविधान है ये दुनिया का सबसे इस ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, ये हम जानते भी है ना। But its length and complexity are perhaps understandable when one considers the country's size and diversity. तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम अपने देश की जो कंट्री के साइज़ और डाइवर्सिटी, जो अपने देश की लंबाई, जो आकार है और उसका विविधता पे अगर हम ध्यान देंगे, अगर हम ये देखते हैं तो पता चलेगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हमारा जो संविधान है इतना लंबा क्यों है और ये इतना पेचीदा क्यों है ना। इसकी इतनी लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी हमें समझ में आ जाती है जब हम अपने कंट्री के आकार और विविधताओं को देखते हैं। At independence, India was not merely large and diverse, but also deeply divided. तो स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था, है ना। वी वर टोटली डिवाइडेड इन थॉट प्रोसेस, इन लैंग्वेजेस, इन मैनी एस्पेक्ट्स। A constitution designed to keep the country together and to take it forward had necessarily to be an elaborate, carefully worked out and painstakingly drafted document. तो चूंकि भारत बिखरा हुआ देश था तो ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत, गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानी पूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजमी था, है ना। बिकॉज कंट्री उस समय बहुत डिवाइडेड था, तो वी नीडेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो काफ़ी एलेबोरेट हो, जो काफ़ी केयरफुली वर्कड आउट किया गया हो और ऑफ कोर्स बहुत ही पेनस्टिकिंगली ड्राफ्ट किया गया हो, जिसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक सूत्रबद्ध किया गया हो। तो ये सब लाजमी था इतने बड़े डाइवर्स कंट्री के, इतने बड़े विशाल और डाइवर्स कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो डीपली डिवाइडेड कंट्री हो। सो वी नीडेड ऑल दिस थिंग्स। For one thing, it sought to heal wounds of the past and the present, to make Indians of different classes, castes, and communities come together in a shared political experiment. तो हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद की। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे जो पुराने घाव थे उनको भी भरना था, है ना। और जो इंडियंस थे वो काफ़ी क्लासेस, कास्ट, कम्युनिटीज़ में अलग अलग में बटे हुए हैं और इन सबको एक साथ लाना है और एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर लाना था। तो ये हमारे संविधान का पर्पस था। For another, it sought to nurture democratic institutions in what had long been a culture of hierarchy and deference. और दूसरी बात यह भी थी कि इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही जो ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का प्रयास किया है। बेसिकली हमारे कंट्री में काफ़ी सालों से डेमोक्रेटिक सेटअप तो था नहीं, है ना। उसके पहले जो ब्रिटिश था, उसके पहले मुगल्स थे, उसके पहले सल्तनत था। तो वी वेयर नॉट इनटू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, है ना। डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं था हमारे कंट्री में उस समय। तो और हमारे यहाँ कंट्री में क्या था, कल्चर ऑफ हायरार्की एंड कल्चर ऑफ डिफरेंस। तो हमारे यहाँ जो ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति थी, तो इसके बीच में एक लोकतांत्रिक संस्थान को विकसित करने का प्रयास किया गया था, ये हमारे संविधान के द्वारा। The Constitution of India was framed between December 1946 and November 1949.
सो भारत का संविधान जो है कब सूत्रबद्ध किया गया, इसकी फ्रेमिंग कब हुई, सूत्रबद्ध किया हुआ दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949। देख दोस्तों, ये लगभग 3 सालों का वक्त है ना, दिसंबर से नवंबर 1946 से 1949, तो 3 साल लग गए हमारे संविधान को सूत्रबद्ध करने में, फ्रेम करने में। ड्यूरिंग दिस टाइम इट्स ड्राफ्ट्स वेर डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये 3 सालों में जो ये समय था, इस दौरान संविधान सभा में इसके हर एक मसविदे को एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली है ना, क्लॉज वाइज क्लॉज उस पर डिस्कशन हुआ है, उसके हर एक ड्राफ्ट पे। इन ऑल द असेंबली हेल्ड 11 सेशंस विद सिटिंग्स स्प्रेड ओवर 165 डेज। तो पूरे में देखा जाए तो 11 सभाएं चली, संविधान सभा की 11 सभाएं चली, कुल सत्र हुए हैं ना, 11 सेशंस हुए, सत्र हुए, और जिसमें 165 दिन बैठकें की गई है। सो इन बिटवीन द सेशंस द वर्क ऑफ रिवाइजिंग एंड रिफाइनिंग द ड्राफ्ट्स वाज कैरिड आउट बाय वेरियस कमिटीज एंड सब कमिटीज। और जब संविधान बन रही थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के मेंबर बहुत सारे कमिटीज और सब कमिटीज बना रखे थे और उसके वो लोग मेंबर्स थे। तो जब ये 165 दिन तो वो सेशंस किए हैं, बट अगर एक सेशन में कुछ डिस्कशन हुआ, कुछ थॉट प्रोसेस आए, तो उसके बाद फिर वो जाते थे और फिर दे यूज टू द वर्क ऑफ रिवाइजिंग एंड रिफाइनिंग द ड्राफ्ट। तो जो ड्राफ्ट होता था है ना, उसको फिर से उनको गहन अध्ययन किया जाता था और उसके बीच में उसको सुधारा जाता था, संवारा जाता था फिर से। तो ये सारी चीज़ें उस प्रोसेस में किया जाता था। सो इट इज़ टू बी इट्स एक्चुअली ए टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी एंड काफ़ी इसमें ध्यानपूर्वक ये सब किया जाता था। फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक्स यू नो व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ एंड यू हैव सीन हाउ इट हैज़ वर्कड ओवर द डिकेड्स सिंस इंडिपेंडेंस। तो जो पॉलिटिकल साइंस का क्लास है दोस्तों, उसमें मैंने आप लोगों को बता चुका है और वो आप बुक में आपके है भी कि संविधान क्या है, संविधान के बारे में। और ये संविधान जो हमारा संविधान है, ये पिछले 70 सालों में, 75 सालों में ये कैसा काम किया है, इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद से अभी तक के जो दशकों में ये कैसा काम किया, हम संविधान कितना हम सफल रहे हैं अपने संविधान के थ्रू। तो ये सब चीज़ों मैंने आपको बताया है और ये आपके राजनीति शास्त्र के जो टेक्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस के, उसमें हैं ये सब चीज़ें। तो जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे उस वीडियो को देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में पैरेलली। एनीबडी who may not be political science student, but if at all you are interested in constitution and in any competitive exam, so that becomes very important and you must go through those videos also। और उससे आपको संविधान के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया है। So this chapter will introduce you to the history that lies behind the constitution and the intense debates that were part of its making। तो इस चैप्टर में क्या बात की जा रही है, इस चैप्टर में आपको जो संविधान बनाने के पीछे की जो इतिहास रही है उसके ऊपर किया जाएगा, और उसके जो संविधान के निर्माण के दौरान जो गहन परिचर्चा की गई है उन सब चीज़ों को आप इस चैप्टर में जानेंगे। इफ़ वी ट्राई एंड हियर द वॉइसेस within the Constituent Assembly, we get an idea of the process through which the Constitution was framed and the vision of the new nation formulated। तो यदि हम संविधान सभा में उठने वाली आवाज़ों को सुनने का प्रयास करेंगे, है ना, तो हमें उन प्रक्रियाओं का अंदाज़ा लग जाएगा जिनके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया और एक नए राष्ट्र की कल्पना को साकार किया गया। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज ए ट्यूमल्टस टाइम। ट्यूमल्टस क्या होता है, उथल पुथल का दौर, है ना, वो उथल पुथल का दौर था। सो अब हम देखते हैं। द ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन एक्सेप्शनली ट्यूमल्टस, ए टाइम ऑफ ग्रेट होप बट ऑल्सो ऑफ एब्जेक्ट डिसअपॉइंटमेंट। तो जो संविधान निर्माण से पहले की जो साल थी वो काफ़ी उथल पुथल वाले थे, है ना। कैसा था, यह महान आशाओं का भी क्षण था और भीषण मोहभंग का भी। तो एब्जेक्ट डिसअपॉइंटमेंट भी थी और ग्रेट होप भी था, है ना। सो इट वाज
उथल पुथल का टाइम, ट्यूमल्टस, क्योंकि एक तरफ जहां हमारे मन में बहुत नए भारत को आज़ाद हुई थी तो भारत के लिए एक बहुत ही महान आशाएं थी, बहुत सारे होप थे, ग्रेट होप्स थे, और दूसरे जगह हम देखेंगे तो जिस तरीके से हमें आज़ादी मिली थी और इतने डिवाइडेड कंट्री में, तो एक एक एब्जैक्ट डिसअपॉइंटमेंट भी था, एक भीषण मोहभंग भी था। On 15th August 1947, India had been made free, but it had also been divided. तो जैसा हम जानते हैं दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया, किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया था। Fresh in popular memory were the Quit India struggle of 1942, perhaps the most widespread popular movement against the British Raj, as well as the bid by Subhash Chandra Bose to win freedom through armed struggle with foreign aid. तो आज़ादी के समय लोगों की स्मृति में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन जो अभी अभी जीवित था, है ना, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन था। ऐसा माना जाता है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी वाइड स्प्रेड मूवमेंट, तो ये ब्रिटिश राज के अगेंस्ट इट वाज द मोस्ट वाइड स्प्रेड मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, इस काफ़ी व्यापक मूवमेंट था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों की जो स्मृतियाँ थी उससे जुड़ी हुई वो अभी तरोताज़ा थी, और साथ में जो हमारे विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयासों को भी लोगों ने बखूबी याद थे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जो था कि हम फ्रीडम स्ट्रगल हमें पाना है विद द, है ना, आर्म्ड स्ट्रगल करके, है ना, विन फ्रीडम थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल विद फॉरेन एड। तो फॉरेन जो शक्तियां हैं, विदेशी सहायता के साथ विदेशी सहायता पाकर हमें सशस्त्र संघर्ष करके जो आज़ादी लेनी है, तो इन सब चीज़ों की जो मेमोरीज थे ये अभी तरोताज़ा थी, अभी ये ज़्यादा पुराना हुए नहीं थे, लोगों के काफ़ी सैक्रिफाइसेस थे। एंड इवन मोर रिसेंट अपसर्ज had also evoked much popular sympathy. This was the rising of ratings of the Royal Indian Navy in Bombay and other cities in the spring of 1946. ना 1946 के जो वसंत है ना, में बम्बई तथा अन्य शहर में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। सो इट वाज अ बिग थिंग। रॉयल इंडियन नेवी, जो इंडियन आज की प्रेजेंट इंडियन नेवी, उसके पहले अंग्रेजों की जो रॉयल इंडियन नेवी थी, तो उसमें बॉम्बे में एक अपराइजिंग हुआ था इन स्प्रिंग ऑफ 1946, तो इसकी यादें भी तरोताज़ा थी। थ्रू द लेट 1940s there were periodic, if scattered, mass protests of workers and peasants in different parts of the country. तो जो 1940 का जो दशक था, है ना, इसके आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी अलग अलग जगहों पे स्कैटर्ड भी, लेकिन ये हो रहे थे। One striking feature of these popular upsurges was the degree of Hindu-Muslim unity they manifested. तो व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इस जन आंदोलन का एक अहम पहलू था, है ना। तो वन स्ट्राइकिंग फीचर क्या था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। इन कॉन्ट्रास्ट, the two leading Indian political parties, the Congress and Muslim League, had repeatedly failed to arrive at a settlement that would bring about religious reconciliation and social harmony. तो एक तरफ हम देखते हैं कि व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता थी इन जन आंदोलनों में, तो दूसरी तरफ इसके विपरीत क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, वो धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिशों में नाकामयाब हो जाते हैं। जहां लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम उस समय सर्टेन डिग्री ऑफ यूनिटी थी हिंदू मुस्लिम्स में बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलर अपसर्ज, वहीं कॉन्ट्रास्टिंगली हम देखते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, वो फेल कर जाते हैं एक सेटलमेंट ब्रिंग आउट करने में, और रिलीजियस रिकन्सिलेशन और सोशल हार्मोनी लाने में वो फेल कर जाते हैं। The Great Calcutta Killings of August 1946 began a year of almost continuous rioting across northern and eastern India. तो कैलकाटा में जो 1946 में जो इतने मैसेकर्स होते हैं, किलिंग्स होते हैं, उसको द ग्रेट कैलकाटा किलिंग कहा जा रहा है ना। तो ये जो कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा है, उसके साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग एक साल तक कंटिन्यूअस दंगे चलते रहते हैं।
The violence culminated in the massacres that accompanied the transfer of populations where the partition of India, when the partition of India was announced. तो ऑफ कोर्स ये जो बर्बर हिंसा का ये जो विभत्स नाच हम इसको कहेंगे कि जितनी जो बर्बरता चल रही थी, है ना, तो इन भीषण संहारों के साथ ये वायलेंस बहुत ज़्यादा था। और ये वायलेंस क्या किया, इनके साथ ही देश के विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। ऑफ कोर्स जब इतना वायलेंस हो रहा था, इतना मैसेकर हो रहा था और आज़ादी में ऐसे मिली और विभाजन हुआ, तो लोग अपने अपने जगह को छोड़कर अपने जहाँ माइनॉरिटी जो धर्म के लोग जहाँ माइनॉरिटी हो गए थे वो मेजॉरिटी वाले एरिया में जाने में लग गए। On Independence Day, 15th August 1947, there was an outburst of joy and hope, unforgettable for those who lived through that time. तो 15 अगस्त 1947 को ऑफ कोर्स स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वो उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। ऑफ कोर्स जो लोग उस समय जीवित थे, जो भारत के स्वतंत्रता के हिस्से थे, जो देख रहे थे, कि जिन्होंने फील किया कि भारत आज़ाद हुआ, ऑफ कोर्स ये वो आप लाइफ टाइम नहीं भूल सकते। But innumerable Muslims in India and Hindus and Sikhs in Pakistan were now faced with a cruel choice: the threat of sudden death or the squeezing of opportunities on the one side and a forcible tearing away of their age-old roots on the other. तो ये तो जहाँ तक स्वतंत्रता की खुशी भी थी, लेकिन भारत में बहुत सारे मुसलमान और जो पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे हिंदू और सिख हो, इन दोनों की कम्युनिटीज़ के लिए, दोनों देशों में ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए एक बहुत ही निर्मम चुनाव का क्षण आ गया। एंड ये क्या था कि उनके सामने यह था कि थ्रेट ऑफ सडन डेथ, उनके समय तत्क्षण मृत्यु, उसी समय मृत्यु होने तथा पीढ़ियों पुरानी जड़ों से उखड़ जाने के बीच का चुनाव का क्षण था। या तो अगर हिंदू हैं और आप पाकिस्तान में रहते हैं, सिख हैं पाकिस्तान में रहते हैं, या फिर अगर मुस्लिम्स हैं और इंडिया में रहते हैं, तो शायद आप सडन डेथ को फेस करेंगे। या फिर अगर आप छोड़कर जाते हैं, जो हिंदूज हैं, जो सिख हैं, जो पाकिस्तानी क्षेत्र में, और वो भारत में आना चाहते हैं, या भारत में जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान को जाना चाहते हैं, तो उनके जो सदियों से जहाँ उनकी जड़ें रहे हैं खानदानी, वो जहाँ अभी तक टिके हुए थे, उनको छोड़कर, वो एज ओल्ड रूट्स को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अपने पुरखों की ज़मीन, उनकी पीढ़ियों की जो ज़मीनें हैं, जो जिस पे वो वर्षों से रह रहे हैं, वो सब उनको छोड़कर दूसरे जगह सेटल होना होगा। So millions of refugees were on the move, Muslims into East and West Pakistan, Hindus and Sikhs into West Bengal and eastern half of the Punjab. तो मुसलमान जो है पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ, तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल वो पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़े जा रहे थे। एंड मैनी पेरिस्ड बिफोर दे रीच देयर डेस्टिनेशन, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है दोस्तों कि उनमें से बहुत सारे कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और बीच रास्ते में ही मर गए। सो दिस इज़ वेरी भयावह, ये बहुत ही ड्रेडेड, एक बुरा सपना की तरह हो गया भारत का जो आज़ादी मिला वो। सो अनदर एंड स्कैर्सली लेस सीरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द न्यू नेशन वॉज दैट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब ये जो नया राष्ट्र बना, नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देसी रियासतों को लेकर भी थी। जो देसी रियासतें थे, प्रिंसली स्टेट थे, उसको लेकर भी एक और प्रॉब्लम हो गई। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राज, अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब्स एंड महाराजाज who owed allegiance to the ब्रिटिश क्राउन। तो ये जो ब्रिटिश राज का जो शासन था, इसके दौरान हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और राजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे, बट वेयर अदरवाइज लेफ्ट मोस्टली फ्री टू रूल और मिसरूल देयर टेरिटरी एज दे विश्ड। तो ये उनकी ब्रिटिश राज की अधीनता तो स्वीकार कर चुके थे, लेकिन उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही लेकिन काफ़ी आज़ादी थी। वो रूल मिसरूल करने के उनके पास आज़ादी था अपने क्षेत्र में। When the British left India, the constitutional status of these princes remained ambiguous. तो जब ब्रिटिश इनको भारत को छोड़कर चले गए, तो ये जो प्रिंसेस थे, जो राजवाड़े थे, जो और नवाब थे, इनका जो संवैधानिक
स्टेटस था वो अब कंफ्यूज में आ गया, एम्बिग्यूअस हो गया, वो क्लियर नहीं था कि अब ये क्या है एक्चुअली में। तो अजीब सी हो गई इनकी स्थिति। एज वन कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर रिमार्क्ड, सम महाराजाज नाउ बिगन टू लग्जरिएट इन वाइल्ड ड्रीम्स ऑफ इंडिपेंडेंट पावर इन एन इंडिया ऑफ मेनी पार्टीशंस, है ना। तो उस समय का जो एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा था कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। उनको लग रहा था कि पूरा भारत अब ऐसे डिवाइडेड रहेगा, बहुत सारे स्टेट रहेंगे और हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाएंगे। एज वन sorry so this was the background in which the constituent assembly met. How could the debates within the assembly remain insulated from what was happening outside? तो ये जो ट्यूमल्टस उथल पुथल का समय जो आपको बताया, जो जो चीज़ें इस देश में चल रही थी दोस्तों, तो संविधान सभा की जो बैठकें हैं वो इस पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। और जो कुछ बाहर चल रहा था, तो संविधान सभा में जो होने वाली बहस है, जो विचार विमर्श है, ये बाहर जो माहौल चल रहा था, इससे संविधान सभा के बाहर जो माहौल चल रहा था, इससे भला अछूता कैसे रह सकता था। तो ऑफकोर्स संविधान सभा के जो डिस्कशंस है, जो डिबेट्स है, वो इससे इंसुलेटेड नहीं थे, इस परिपेक्ष से वाकिफ थे और उस परिपेक्ष में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है और इनकी मीटिंग्स होती है। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे रोकता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। सो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आगे अब पढ़ने वाले हैं इज़ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। तो जो संविधान सभा का सदस्य था, उनका चुनाव जो है उस सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, है ना। नॉट ऑन द बेसिस, नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। जैसे आज के डेट में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होता है वोटिंग, कि हर एक व्यक्ति जो वयस्क है ना, वो वोट करने का अधिकार रखता है, हर एक व्यक्ति को एक एक वोट है। उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंट्री जस्ट आज़ाद हुई है, अभी इतने लोग हैं, वो 1947 की बात कर रहे हैं, सबका इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, तो इट वाज नॉट पॉसिबल ऑल्सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, आई कैन से। In the winter of 1945-46, provincial elections were held in India. तो 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। The provincial legislatures then chose the representatives to the constituent assembly. ये याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके पश्चात जो प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। द प्रोविंशियल legislatures then chose the representatives to the constituent assembly. The constituent assembly that came into being was dominated by one party, the Congress. तो जो नई संविधान सभा में ऑफ कोर्स कांग्रेस पर प्रभावशाली था, क्योंकि वो पूरे इंडिया में दैट वाज द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। कांग्रेस का आज़ादी में काफ़ी योगदान रहा था और एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी तब तक। The Congress swept the general seats in the provincial elections and the Muslim League captured most of the reserved Muslim seats. तो प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई। बट द लीग चोज टू बाइकॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिंग इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान विद ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। द सोशलिस्ट्स टू वेर इनिशियली अनविलिंग टू ज्वाइन, फॉर दे बिलीव्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ए क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश एंड देयरफॉर इनकैपेबल ऑफ बीइंग ट्रूली ऑटोनोमस। तो अगर हम शुरुआत में देखें तो समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे, क्योंकि उन्हें उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वो मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। उनका कहना था कि चूंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, तो ये ऑटोनोमस, ट्रूली ऑटोनोमस नहीं हो सकता है। In effect, therefore, 82% of the members of the Constituent Assembly were also members of the Congress. और इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे।
द कांग्रेस हाउएवर वाज नॉट ए पार्टी विथ वन वॉइस, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एकमत नहीं थे। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में सिर्फ एक आवाज। इट्स मेंबर्स डिफर्ड इन देयर ओपिनियन ऑन क्रिटिकल इश्यूज। तो जो कांग्रेस के सदस्य थे वो कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न होते थे। सम मेंबर्स वेर इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म वाइल अदर्स वेर डिफेंडर्स ऑफ लैंडलॉर्डिज्म। तो कई कांग्रेसी जो थे वो समाजवाद से प्रेरित थे, तो कई उन्हें जमींदारी के हिमायती भी थे। सम वेयर क्लोज टू कॉम्युनल पार्टीज वाइल अदर्स वेयर असर्टिवली सेकुलर। तो कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन कुछ पक्के धर्मनिरपेक्ष भी थे। So through the national movement, Congress members had learned to debate their ideas in public and negotiate their differences. तो राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत करके समझौतों की खोज करना सीख गए थे। एंड विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कांग्रेस मेंबर्स डिड नॉट सिट क्वाइट। और संविधान सभा में भी कांग्रेस के सदस्य ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। तो बेसिकली कांग्रेस जो एक पार्टी थी, लेकिन वो एक वॉइस नहीं थी, है ना। वो काफ़ी उन विद इन दैट कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस रखते थे, और बहुत ही डाइवर्स ओपिनियंस लोग रखते थे। इनफैक्ट डायगोनली कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन वाले लोग भी कांग्रेस के मेंबर थे, और इन ये सारे बात विवाद करके मैटर को सुलझाया जाता था, और उनमें एक डिबेट होता था, एक डिस्कशंस होता था। बिकॉज सिंस आज़ादी की जो संघर्ष चल रही थी स्ट्रगल में, उस समय से कांग्रेस में ये प्रथा चली आ रही थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी वो फॉलो होती है। The discussions within the Constituent Assembly were also influenced by the opinions expressed by the public. तो जो संविधान सभाएं में हुई चर्चाएं जो है वो जनमत से भी प्रभावित होती थी। As the deliberations continued, the arguments were reported in newspapers and the proposals were publicly debated. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली दोस्तों है कि जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थी, और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। तो डिलीवरी जो आर्गुमेंट्स वेयर रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर्स एंड proposals were publicly debated. It was a very good thing. Criticisms and counter criticisms in the press in turn shaped the nature of the consensus that was ultimately reached on a specific issues. तो इस तरह से प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। In order to create a sense of collective participation, the public was also asked to send in their views on what needed to be done. तो देखिए, सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे उस समय, है ना। जनता से भी पूछा जाता था और उनको भी अपने ओपिनियन देने भेजने का अधिकार था। Many of the linguistic minorities wanted the protection of their mother tongue. Religious minorities asked for special safeguards, while Dalits demanded an end to all caste oppression and reservation of seats in government bodies. तो कई भाषाई अल्पसंख्यक जो थे वो अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे, और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। Important issues of cultural rights and social justice raised in these public discussions were debated on the floor of the assembly. तो सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई। सो इट वाज एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो संविधान सभा में जैसा आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो देखिएगा कि काफ़ी डिबेट, डिस्कशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड यू कैन से कि दो इट वाज नॉट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज तो के थ्रू इलेक्टेड नहीं हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, बट उसका पार्टिसिपेशन बहुत व्यापक था, और जितना पॉसिबल हो सकता था उतना इसको डेमोक्रेटिक बनाया गया था, और लोग इसमें अपने अपने वॉइस एंड ओपिनियंस भेज रहे थे एंड उन पर भी चर्चाएं होती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज द डोमिनेंट वॉइसेस, मुख्य आवाजें। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 300 मेंबर्स। Of these, 6 members played particularly important roles.
तो संविधान सभा में 300 से सदस्य थे, इसमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 3 वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कांग्रेस, नेमली जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। तो 3 जो बड़े लोग थे वो कांग्रेस के थे। जवाहरलाल नेहरू, बड़े नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा प्रोमिनेंट कहूँगा, है ना। It was Nehru who moved the crucial objectives resolution as well as the resolution proposing that the national flag of India be a horizontal tricolor of saffron, white and dark green in equal proportion with a wheel in navy blue at the center. तो एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा हो, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। और इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने मूव किया था, तो नेहरू जी ने मूव किया था। फ्लैग के बारे में किसने मूव किया था, नेहरू जी ने मूव किया था। Patel, on the other hand, worked mostly behind the scenes, playing a key role in the drafting of several reports and working to reconcile opposing points of view. तो जो सरदार पटेल जी थे वो मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। Rajendra Prasad's role was as president of the assembly, where he had to steer the discussion along constructive lines while making sure all members had a chance to speak. तो असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, यहाँ पे ये समझ में आ जाता है आपको कि राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना, और सभा में चर्चा राजनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी, राजेंद्र प्रसाद जी की जिम्मेदारियां थी। Besides this Congress trio, a very important member of the assembly was the lawyer and economist B.R. Ambedkar. तो कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य में से एक थे, है ना। ही वॉज अ लॉयर एंड economist. During the period of British rule, Ambedkar had been a political opponent of Congress, but on the advice of Mahatma Gandhi, he was asked at independence to join the Union cabinet as law minister. तो यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान जो अंबेडकर जी थे वो कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इन दिस कैपेसिटी ही सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस, चूंकि वो विधि के कानून मंत्री थे उस समय, है ना, लॉ मिनिस्टर थे, तो इस कारण से, है ना, इस भूमिका में उन्हें संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। He served as chairman of the drafting committee of the constitution. Serving with him were 2 other lawyers, K.M. Munshi from Gujarat and Alladi Krishnaswamy Iyer from Madras, both of whom gave crucial inputs in drafting of the constitution. तो उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे, एक थे गुजरात के के.एम. मुंशी और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और ये दोनों, है ना, संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सो दीज 6 मेंबर्स वेर गिवन वाइटल असिस्टेंस बाई 2 सिविल सर्वेंट्स, है ना। तो 6 लोग हो गए, ऊपर 3, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, और इधर इस टीम से 3 B.R. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये जो 6 सदस्य थे, इनको जो सहायता था, वाइटल असिस्टेंस था, जो मदद थी, वो 2 प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दी गई।
One was B.N. Rao, constitutional advisor to the government of India, who prepared a series of background papers based on a close study of the political systems obtaining in other countries. तो जो इनमें से दो प्रशासनिक अधिकारी जो इनको सहायता के लिए थे, उसमें से एक थे B.N. राव। बी एन राव क्या थे? बी एन राव वो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। द अदर वॉज चीफ ड्राफ्ट्समैन एस.एन. मुखर्जी, हु हैड द एबिलिटी टू पुट कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स इन क्लियर लीगल लैंग्वेज। तो दूसरे अधिकारी थे एस.एन. मुखर्जी। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। ये कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स को सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे। अंबेडकर हिमसेल्फ हैड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द असेंबली। अंबेडकर के पास संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। This took 3 years in all, with the printed record of the discussions taking up 11 bulky volumes, है ना। तो यह काम संविधान सभा को संविधान के प्रारूप को पारित करवाने का जो काम था, यह कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे, है ना। बताया था ना, दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949। और इस दौरान चर्चाएं हुई उसके प्रिंटेड रिकॉर्ड है, मुद्रित रिकॉर्ड है। और ये जो डिस्कशंस के रिकॉर्ड रखे गए, ये 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित किया गया है। 11 वॉल्यूम्स, बल्कि वॉल्यूम्स में पब्लिश किए हैं। बट वाइल द प्रोसेस वॉज लॉन्ग, इट वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। तो जबकि यह प्रक्रिया तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन यह काफ़ी दिलचस्प भी थी। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वेयर एलिक्वेंट इन एक्सप्रेसिंग देयर समटाइम्स वेरी डाइवर्जेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो अपने विविध दृष्टिकोण जो थे, वो बहुत ही सफाई से पेश करते थे। इन देयर प्रेजेंटेशन वी कैन डिसर्न मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ इंडिया, ऑफ व्हाट लैंग्वेज इंडियन शुड स्पीक, of what political and economic systems the nation should follow, of what moral values its citizens should uphold or disavow। तो उनकी प्रस्तुतियों, जो इनके डिस्कशन है, उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर अलग अलग डिफरेंट डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट्स, विरोधी एक दूसरे से पूरे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देख सकते हैं। भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, इन सब कुछ प्रश्नों पे काफ़ी डिटेल तरीके से डिस्कशन हुआ है और डिफरेंट डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट है। ये टॉपिक दोस्तों यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, बट यहाँ पे मैं जस्ट आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ बुक में आपके, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ है और उनके जो प्रेसिडेंट है, ये यहाँ पे वर्णित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये कमिटीज़, ये 13 के 13 कमिटीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, CUT में भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, है ना। रूल्स ऑफ, मैं थोड़ा सा जस्ट इन शॉर्ट कवर करता हूँ। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, है ना, नियम समिति, इसके हेड थे, इनके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति, है ना, किसके पास कौन से पावर्स होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जनरली हम लोग हमेशा भीमराव अंबेडकर जी का नाम संविधान में बहुत ज़्यादा जोर कर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। देन फ्लैग कमेटी, झंडा समिति, JP कृपलानी इसके हेड थे। स्टेट्स कमेटी, राज्य समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। एडवाइजरी कमेटी, परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके प्रेसिडेंट थे। सुप्रीम कोर्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय की जो समिति थी, इसके इस
वरदाचार्य जो हैं वो इनके हेड थे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, और ये सब कमेटी में आ गई। मूल अधिकार की उप समिति जिसके हेड जेपी कृपलानी। माइनॉरिटीज सब कमेटी, अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन, संविधान समीक्षा आयोग, इसके हेड जो थे एमएन वेंकटाचल्या। सो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एंड चूंकि मैं अगेन आपको रिएटेट करता हूँ, आम जनमानस की बोलचाल में हमें ऐसा लगता है कि बी आर अम्बेडकर ही संविधान बनाए थे, तो वो इसलिए लगता है क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो प्रेसिडेंट थे। सो इस टॉपिक को मैं अब यहाँ समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की दृष्टि, संविधान का विजन। ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इट वॉज ए मोमेंटस resolution that outlined the defining ideals of the Constitution of Independent India and provided the framework within which the work of constitution making was to proceed। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ाना था। इट प्रोक्लेम्ड इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, guaranteed its citizens justice, equality and freedom, and assured that adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas, and depressed and other backward classes। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों एवं दमित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। आफ्टर आउटलाइनिंग these objectives, नेहरू placed the Indian experiment in a broad historical perspective। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया। As he spoke, he said his mind went back to the historic efforts in the past to produce such document of rights। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र बरवस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। नेहरू स्पीच मेरिट्स केयरफुल स्क्रूटनी। तो जो हमारे नेहरू जी के भाषण था इसको सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली वॉज बीइंग स्टेटेड देयर, उनमें क्या कहा जा रहा था। What did Nehru's seemingly nostalgic return to the past reflect? तो नेहरू के जो अतीत प्रेम था, है ना, वो जो नेहरू जी का अतीत प्रेम था उससे क्या पता चलता है। एंड what was he saying about the origin of ideas embodied in the vision of the constitution? संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वो क्या कह रहे थे। सो ये सारी चीज़ें सोचने वाली है। बट इससे पहले मैं आपको जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये आपके बुक में दिया हुआ है। उनका जो ये था टेक्स्ट था जो उन्होंने उद्देश्य रेजोल्यूशन जो उसने दिया था फेमस स्पीच, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप इसको फ्री टाइम में पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा। मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ स्पीच को, क्योंकि मैं आपका फोकस चैप्टर पे रख रहा हूँ। बट इफ़ यू गो थ्रू दैट, इफ़ यू रीड दैट, देन आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज़्यादा डेवलप होगी और सही से डेवलप होगी। Now coming back, in returning to the past and referring to the American and French revolutions, Nehru was locating the history of constitution making in India within a longer history of a struggle for liberty and freedom। तो अतीत की ओर जाते हुए
अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे थे। The momentous nature of Indian project was emphasized by linking it to revolutionary moments in the past. वो भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारी क्षणों के समकक्ष बता रहे थे। बट नेहरू वॉज नॉट सजेस्टिंग दैट दोज इवेंट्स वेयर टू प्रोवाइड एनी ब्लू प्रिंट फॉर द प्रेजेंट or that the ideas of those revolutions could be mechanically borrowed and applied in India. लेकिन नेहरू के कहने का आशय यह नहीं था कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए या कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे समझे भारत पर लागू किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं थी। He did not define the specific form of democracy and suggested that this had to be decided through deliberations. उन्होंने किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध किया और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। And he stressed that the ideals and provisions of the constitution introduced in India could not be just derived from elsewhere. है ना, तो उन्होंने कहा कि उस बात पे जोर दे के कहा कि भारत में जो संविधान के जो आदर्श और प्रावधान ये कहीं और से सीधा उठाए नहीं जाएंगे। वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी, ही सेड, है ना, कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ही डिक्लेयर्ड, हैड टू फिट इन with the temper of our people and be acceptable to them. उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य होनी चाहिए। इट शुड फिट इन द टेम्पर ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों के टेम्पर में फिट होना चाहिए और उनको एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। इट वॉज नेसेसरी टू लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम देयर अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स, but the Western nations too had to learn from experiments elsewhere. They too had to change their own notions of democracy. उनके शब्दों में भारत की जो शासन की जो व्यवस्था, उनका कहना था कि जो पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेना जरूरी तो है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ा था और उनको भी अपनी लोकतंत्र की अवधारणा को बदलनी पड़ी थी। The objective of the Indian Constitution would be to fuse the liberal ideas of democracy with the socialist idea of economic justice and readapt and rework all these ideas within the Indian context. Nehru's plea was for creative thinking about what was appropriate for India. भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर इंडिया, वी नीड टू थिंक ऑन दैट। द विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा। ए कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहिरी सॉ द डार्क हैंड ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म हैंगिंग ओवर द डेलिब्रेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक साया दिखाई देता था। He thus urged the members and Indians in general to fully free themselves from the influences of imperial rule. तो उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वो साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह से आज़ाद करें। In the winter of 1946-7, as the assembly deliberated, the British were still in India. तो जब 1946-47 के जाड़ों में ठंड में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे।
An interim administration headed by Jawaharlal Nehru was in place, but it could not only operate under the directions of the Viceroy and the British government in लंदन। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के देखरेख में ही करना पड़ता था। लाहिड़ी exhorted his colleague to realize that the Constituent Assembly was British made and was working the British plans as the British should like it to be worked out। तो लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। Nehru admitted that most nationalist leaders had wanted a different kind of constituent assembly। नेहरू ने स्वीकार किया कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। It was also true in a sense that the British government had a hand in its birth and it had attached certain conditions within which assembly had to functions। तो एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उनके गठन में काफ़ी हाथ था और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थी। बट emphasized नेहरू, यू मस्ट नॉट इग्नोर द सोर्स फ्रॉम विच दिस असेंबली डिराइव्ड इट्स स्ट्रेंथ। परंतु नेहरू ने कहा आपको उस स्रोत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। नेहरू एडेड, गवर्नमेंट्स डू नॉट कम इन टू बींग बाई स्टेट पेपर्स। उन्होंने कहा कि सरकारें जो है वो सरकारी कागजों से नहीं बनती। गवर्नमेंट्स आर इन फैक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। वी हैव मेट हेयर टुडे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल बिहाइंड अस एंड वी शैल गो फार एज द पीपल ऑफ नॉट ऑफ एनी पार्टी और ग्रुप बट द पीपल एज ए होल शैल विश अस टू गो। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे वो किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों ना हो। वी शुड देयरफॉर ऑलवेज कीप इन माइंड द पैशन दैट लाई इन द हार्ट्स ऑफ द मासेस ऑफ इंडियन पीपल एंड ट्राई टू फुलफिल देम। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ दोज हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया था। डेमोक्रेसी, equality and justice were ideals that had become intimately associated with social struggles in India since the 19th century। लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। When the social reformers in the 19th century opposed child marriage and demanded that widows be allowed to remarry, they were pleading for social justice। तो जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो वो सामाजिक न्याय का ही अलग जगा रहे थे। When Swami Vivekanand campaigned for a reform of Hinduism, he wanted religions to become more just, है ना। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो विवेकानंद जी चाहते थे कि वो धर्मों को और ज़्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। When Jyotiba Phule in Maharashtra pointed to the suffering of the depressed castes or the communists and socialist organized workers and peasants, they were demanding economic and social justice। तो जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले जी ने दमित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया या कम्युनिस्टों या सोशलिस्टों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वो भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। द नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट ए गवर्नमेंट दैट वाज सीन एज ऑपरेसिव एंड इलेजिटिमेट वाज इनएविटेबली ए स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस फॉर सिटीजन्स राइट्स एंड इक्वालिटी। तो एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र और न्याय का, नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था। इनफैक्ट
As the demand for representation grew, the British had been forced to introduce a series of constitutional reforms. तो जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े. A number of acts were passed 1909, 1919, 19 and 1935, gradually enlarging the space for Indian participation in the provincial governments. तो प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून पारित किए गए, जैसे 1909 में, 1919 में, 1935 में. The executive was made partly responsible to the provincial legislature in 1919 and almost so under the Government of India Act of 1935. तो 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरीके से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया. When elections were held in 1937 under 1935 Act, the Congress came to power in 8 out of the 11 provinces. तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी. Yet we should not see an unbroken continuity between the earlier constitutional developments and what happened in the 3 years from 1946. सो इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलावों तथा 1946 से अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते. ऑफ कोर्स दैट कैन नॉट बी टोल्ड कि वो सेम प्रोसेस चल रहा था. While the earlier constitutional experiments were in response to the growing demand for a representative government, the acts 1909, 1919 and 1935 were not directly debated and formulated by Indians. है ना. इससे पहले की जो संवैधानिक प्रयोग एक प्रतिनिधात्मक सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थे. चूंकि जनता का रिप्रेजेंटेशन मांगा जा रहा था तो उसके हिसाब से ही थे, है ना, उनके मांग के जवाब में थे. जबकि विभिन्न कानूनों 1909, 1919 और 1935 को पारित करने की जो प्रक्रिया भारत में भारतीयों को कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी. ये जो एक्ट्स पास में इसमें इंडियन का कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था. दे वर इनेक्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. वो औपनिवेशिक सरकार के द्वारा ही लागू किया गया था. द इलेक्टोरेट that elected the provincial bodies had expanded over the year, but even in 1935 it remained limited to not more than 10 to 15% of the adult population. There was no universal adult franchise. तो प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल का जो दायरा था वो समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में भी वो अधिकार वयस्क आबादी के मात्र 10 से 15% हिस्से तक ही सीमित था. तब भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था. द लेजिस्लेचर्स इलेक्टेड अंडर द 1935 एक्ट ऑपरेटेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉलोनियल रूल एंड वेयर रेस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश. तो 1935 के कानून के तहत जो निर्वाचित लेजिस्लेचर थी, विधायिकाएं थी, वो औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति ही उत्तरदायी थी. द विजन दैट नेहरू वॉज ट्राइंग टू आउटलाइन ऑन 13 दिसंबर 1946 वॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी जिस कल्पना की बात कर रहे थे वो एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी. इस टॉपिक को फ्रेंड्स मैं आज यहीं रोकता हूँ.